मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। गाजीपुर में बिल्डिंग चैंपियनशिप कार्यक्रम का आयोजन, उत्तराखंड पूर्व भगत सिंह कोश्यारी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। शहर के तमाम स्थानीय लोगों ने दी प्रतिभा। गोईवाला में स्टेट ऑफ आर्ट पुस्तकालय का भूमि पूजन। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक प्रशिक्षण गरोला ने किया भूमि पूजन। कहा पशु अस्पताल खुलने से बच्चों को मिलेगी चिकित्सा सुविधा। काशीपुर में सिख समुदाय के लोगों ने किया राहुल गांधी का पुतला दहन। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों पर सिख समुदाय का विरोध। राहुल गांधी के बयान को सिख समुदाय ने बताया झूठा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। 10 अक्टूबर तक चलेगी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। और गंगा की मेंधारा में नहाने गए 2 नाबालिग नदी में डूबे। एसडीआरएफ ने नाबालिग का शव बरामद और दूसरी की तलाश जारी। परिवार में मची कोहराम। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ सत्र में शिरकत की है। आइए अब आपका सीधा रुक कराते हैं हरिद्वार का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित साधु संतों और विद्वान लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही पूज्य कार्यक्रम में यहां आप सब सम्मिलित हुए हैं और श्रीमद सुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी की जन्म शताब्दी समारोह भी यहां पर हो रहा है। आप सबका मैं अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बेहतर होता कि अभी जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूंगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूं, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूंगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए, जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहां तक मैं समझ सका हूं कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरफ केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता आया है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई हैं, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा कि इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक
और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत परमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला जाता है। बढ़ते खबरों में आगे, काशीपुर में पहली बार आयोजित बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन उत्तराखंड के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग कराने वाले कार्यकारी संस्था द्वारा आज मिस्टर भारत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा किया गया, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने भी प्रतिभाग किया। संस्था द्वारा पूरे भारतवर्ष में अनेकों कार्यक्रम कराए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के काशीपुर में पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक बृजभूषण गिरोला ने माजरी ग्रांट डोईवाला में राज्य के पहले स्टेट ऑफ आर्ट पशु चिकित्सालय का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आधुनिक पशु अस्पताल खुलने से पशुओं को बेहतरीन किस्म की चिकित्सा सुविधा मिलेगी, जिससे पशुपालकों को भी लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुपालन करने से खेती प्रभावित होती है, जिससे खेतों के लिए अच्छे किस्म की खाद मिलेगी और उसमें अच्छे अन्न पैदा होंगे। गोबर की खाद से अच्छी कोई खाद नहीं है। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, वैसे वैसे पशुओं की संख्या घट रही है और साथ ही दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। दीर्घकालीन के लिए खेती करनी है तो हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये प्रदेश के लिए, केवल ये गांव के लिए नहीं है। गांव वालों को ठीक है कि अच्छी सुविधा होगी, नजदीक उनको सुविधा मिलेगी, लेकिन क्योंकि पशुओं का अल्ट्रासाउंड, पशुओं का एक्सरे ये साधारण चीज नहीं है, और उसके लिए हमारे पास जो डॉक्टर्स आएंगे, रेडियोलॉजिस्ट आएंगे, टेक्नीशियंस आएंगे, तमाम तरह के लोग यहाँ पर जो इस विधा के विशेष जानकार होंगे, ऐसे लोगों की यहाँ पर नियुक्ति होगी। और तमाम जो हमारे पशुपालक हैं, कई बार जो दिक्कत होती है कि अंदाजे से हम पशु का इलाज करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है उसको क्या तकलीफ है, और डॉक्टर ने भी अंदाज ही लगाना है कि भाई इसको क्या हो सकता है। डायग्नोज की बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर आधुनिक किस्म की जो तकनीक है उसके माध्यम से हमारे जो बहुत कीमती पशु हैं, पशुओं की कीमत आज बहुत ज्यादा है, और ऐसे में हमारे जो पशुपालक हैं निश्चित रूप से उसका इसका लाभ होगा। हम सब लोग गांव में हैं, टेक्निकली गांव में हैं, और गांव का शहरीकरण जैसा हो गया है। कई बार तो लोग बोलते हैं कि देहरादून के गांव ये 5 सितारा गांव है, कई लोग बोलते हैं। है भी बात सही है कि गांव में इतने बेहतरीन किस्म की रिहायश हो रही है, खूब खर्चा लोग घरों को बनाने में लगा रहे हैं, और काफी महंगे आज यहाँ की। काशीपुर नगर के सैकड़ों सिख समुदाय के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया।
सिख समुदाय के लोगों का आरोप है कि अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सिखों का घोर अपमान करते हुए यह भ्रामक और झूठा बयान दिया गया है कि भारत में सिखों की आन बान शान पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा है और उनकी अटूट आस्था के प्रति गुरुद्वारे में जाने पर भी रोक है, जो कि सिखों के लिए राहुल गांधी का भयंकर झूठ, असत्य बयान का सराहनीय दुष्प्रचार है, जिसका सिख समाज पुरजोर विरोध करता है। जिसके विपरीत आज की मोदी सरकार में सिख भारत में शान से रह रहे हैं और अपनी धार्मिक पहचान और पूजा पद्धति बहुत अच्छे और सुखद वातावरण में कर रहे हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब इस समय अपनी अद्वितीय और दिव्य सुंदरता के साथ दर्शनियों को आकर्षित कर रहा है। सूर्योदय के समय जब सूरज की पहली किरण इस पवित्र स्थल पर पड़ती है तो यह दृश्य मन को मोह लेता है। बर्फ से ढके पहाड़ और आसपास की हरियाली स्थल की ओर आकर्षक बनाती है। दृश्य अद्वितीय है कि यह दर्शनियों के आध्यात्मिक आनंद और शांति प्रदान करता है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि यह समय गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा है। हम सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि वे इस पवित्र स्थल की यात्रा करें और इसकी अद्वितीय सुंदरता का अनुभव करें। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और श्री हेमकुंड साहिब के दिव्य झलक का अनुभव करें। तो हेमकुंड से खबर पर पहुंचा रहे हैं आप तक। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा जो है लगातार जारी है। 10 अक्टूबर तक ये यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। सिखों के पवित्र स्थल माना जाता है हेमकुंड साहिब और जिसको लेकर 10 तारीख तक ये यात्रा 10 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगी। लगातार विस्थापन की मांग कर रहे रामनगर के चुकुम गांव के लोग एक बार फिर भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद आपदा प्रभावित राजस्व गांव का राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ उप जिलाधिकारी राहुल शाह और तहसीलदार कुलदीप पांडे ने निरीक्षण किया है। 2 दिन से हो रही बारिश ने 12 से 15 बीघा जमीन पर खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया, जबकि कल रात कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा गांव की मुख्य सिंचाई नहर को भी नुकसान पहुंचा है और कुछ घरों में विद्युत आपूर्ति भी ठप हुई है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि चुकुम गांव में 90 परिवारों के लिए सितंबर और दिसंबर का राशन भी राफ्ट के माध्यम से गांव पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपका इसके नाम की जरूरत तो नाम के लिए देते हैं, तब समाधान आपका विस्थापन को मिलेगी तो उसमें आपको आपका विस्थापन मैडम ये दर्ज की एक बार रामनगर जब आएंगे। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने निर्माणाधीन चंडीघाट पुल सहित हरिद्वार नजीराबाद रोड का स्थलीय निरीक्षण किया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सुगम यातायात व्यवस्था क्षेत्र के विकास एवं समृद्धि का प्रमुख आधार है, इसलिए हाईवे निर्माण से जुड़ी सभी निर्माण एजेंसियों समयबद्ध तत्परता और गुणवत्ता से कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दिसंबर अंत तक चंडीघाट पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए तथा 15 जनवरी तक हर हाल में अप्रोच रोड का भी निर्माण हो जाए ताकि आगामी कांवड़ मेले के दौरान पुल का उपयोग किया जा सके। उन्होंने नजीराबाद हरिद्वार रोड निर्माण कार्य को भी मशीनरी बढ़ाकर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी दिशा में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि रास्ते सुगम होने और पुल निर्माण से उत्तर प्रदेश तथा कुमाऊं से एम्स जोलीग्रांट पहुंचने वाली आपातकालीन सेवाओं में भी निश्चित ही मदद मिलेगी और कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था और अधिक बेहतर होगी। कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है। सबसे पहले तो जो चंडी पुल बन रहा है यहाँ पर काफ़ी विलंबित है, 2017 से बन रहा है, उसका निरीक्षण किया गया। एनएच के अधिकारी भी साथ में थे और उसमें 2 अभी स्लैब बढ़ना बाकी है और विभिन्न कारण उन्होंने बताए विलंब के, लेकिन उनको निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में इसको दिसंबर तक पूर्ण कर लें, क्योंकि उसके बाद जो कांवड़ मेला आने वाला है तो कांवड़ मेले में इस पुल का प्रयोग किया जाना है ताकि आम जनता को आसानी हो सके। उसके बाद जो चंडी देवी मंदिर है, मंदिर का जो रोपवे है, रोपवे की शुरुआत में वहाँ पे कोई पार्किंग के लिए व्यवस्था किस प्रकार से क्या की जानी है उसको देखा गया है और मंदिर जाकर के दर्शन करने के पश्चात वहाँ जो थोड़े बहुत भूस्खलन के स्पॉट्स हैं उनको देखा गया है कि कहीं पर किसी प्रकार के भूस्खलन की संभावना तो नहीं है या छोटी मोटी जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए प्रयास किए जा सकें। तत्पश्चात एफॉरेस्टेशन के लिए जो वन विभाग ने एक बना रखा है, एफॉरेस्टेशन कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन प्लेस बना रखा है
लगभग 20 हेक्टेयर का है। वहाँ पर उन्होंने जो प्लांटेशन वगैरह किया है उनकी स्थिति देखी गई है कि वर्तमान स्थिति क्या है उनकी, तो वो संतोषजनक पाई गई है। पौधे अच्छी प्रकार से लगे हुए हैं और इंटैक्ट हैं। ऋषिकेश में कुनाव गांव के पास गंगा की मेन धारा में नहाने गए 2 नाबालिग गंगा में डूब गए। एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर एक नाबालिग का शव बरामद किया है, जबकि दूसरे नाबालिग की तलाश अभी भी जारी है। गंगा का बहाव तेज होने की वजह से एसडीआरएफ को सर्च ऑपरेशन चलाने में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवार ने बताया कि 20 बीघा निवासी को नाबालिग ईशान बिजलवाण और दीपेश रावत घर से खेलने की बात कहकर निकले और कुनाव गांव में निकट गंगा में मेन धारा में नहाने के लिए पहुंच गए। इस दौरान दोनों नाबालिग गंगा में डूब गए। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाकर ईशान को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। जैसे डॉक्टरों की टीम ने मृत उसे घोषित कर दिया। दीपेश रावत की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना के बाद से दोनों नाबालिगों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पार्किंग व्यवस्था को लेकर डीएम ने बड़ी बैठक की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहर में पार्किंग को लेकर डीएम समीर बंसल ने बैठक की है। यातायात और पार्किंग व्यवस्था में सुधार के लिए जिलाधिकारियों से मांगे सुझाव। शहर की मुख्य समस्या ट्रैफिक जाम और पार्किंग व्यवस्था में होगा सुधार, ये कहना है डीएम बंसल का। जाम से निजात पाने के लिए तलाशी जा रही है संभव। जनमानस के सुझाव और जनप्रतिनिधियों की राय के बाद आगे की कार्य योजना होगी तैयार। पार्किंग को लेकर शहर में स्थान किए गए हैं चिन्हित। ऑटोमेटिक मैकेनिकल पार्किंग बनाने की दिशा में बढ़ाया कदम। कम जगह पर हो जाती है पार्किंग तैयार। जल्द ही धरातल पर दिखेगी पार्किंग व्यवस्था। पार्किंग को लेकर स्थानों का प्रस्ताव करें तैयार। पार्किंग व्यवस्था में सुधार के लिए आपसी समन्वय से करें कार्य। कम लागत और शहर में तैयार हो जाएगी पार्किंग। शहर में अनावश्यक वाहनों की भीड़ और ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। ऑटोमेटिक मैकेनिकल पार्किंग एक असेंबल पार्किंग व्यवस्था, यह एक कानून से दूसरे स्थान पर किया जा रहा स्थानांतरित। इसी लागत स्थायी निर्माण से कहीं कम। संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट करें प्रस्तुत। अब तक ये बड़ी खबर मचाई जा रही है देहरादून से, जहां पर शहर में पार्किंग को लेकर डीएम समीर बंसल ने एक अहम बैठक की है। ये हम सब अवगत हैं कि यहाँ की मुख्य समस्या ट्रैफिक जाम है और डेफिशिएंट पार्किंग है, जिससे हमारे जनों को, बच्चों को और सभी जन सामान्य को, बाहर से आने वाले टूरिस्ट को काफ़ी टाइम खराब होता है और काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी के देखते हुए जो हमारे मॉडर्नाइज कंसेप्ट हैं, जो हम अपने आगे प्रोग्रेसिव शहरों में देखते हैं, एनसीआर रीजन्स में देखते हैं कि जब स्पेस नहीं है तो वी हैव टू गो वर्टिकल। और वर्टिकल भी उस वजह से कि जो कॉस्ट एफिशिएंट हो और जिसमें कम इन्वेस्टमेंट लगे और हमारा सोल्यूशन निकल जाए। कल को हमें लगता है कि इस स्थान पर कुछ और प्रोजेक्ट आना है तो वो प्रोजेक्ट भी आ जाए और वहां से हम शिफ्ट होकर उस स्ट्रक्चर को, जो हमारा पार्किंग स्ट्रक्चर है, उसको कहीं और हम शिफ्ट कर सकें। तो ये कंसेप्ट को हम ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग बोलते हैं। आपने कई स्थानों पे देखा होगा, वो सिर्फ असेंबल करके स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं और उसमें वो हाइड्रोलिक वे से हमारी कार्स और जो व्हीकल्स हैं वो रोटेट करते हैं और बहुत ही इजीली कन्वीनियंट वे से कस्टमर को कार मिल जाती है या वो अपनी कार वैलिड पार्किंग में छोड़ सकते हैं। हमारे अथॉरिटीज का कोई भी एजेंसी है, उनका निर्णय होता है कि दिस स्पेस हैज टू बी यूटिलाइज फॉर सम अदर डेवलपमेंट पर्पज। तो इस स्ट्रक्चर का यही एक महत्व होता है कि इसको हम बहुत इजीली, इसमें कोई सिविल वर्क नहीं होता है, तो इसको बहुत इजीली हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी अन्य लोकेशन पे। और क्योंकि मल्टी स्टोरीड होता है तो हमारे पास अगर एक्स स्पेस है तो उसमें 3x और 4x स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं। 3x और 4x स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं प्रथम चरण में और उसकी प्लानिंग फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। तो हमारे जो शासन में हमारे कंसर्न अथॉरिटीज हैं और हमारे जो यहाँ पर जितने भी सामान्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके अग्रीमेंट से इसको हम आगे बढ़ें। ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर की मेन रोड कई महीनों से अंधेरे में डूबी हुई है। लोगों की मांग के बावजूद मेन रोड को नगर निगम रोशन करने के लिए तैयार नहीं है। ये हाल तब है जब शिवाजी नगर की मेन रोड से प्रतिदिन सैकड़ों लोग दिन ढलने के बाद आवागमन करते हैं। मुख्य रूप से एम्स में नाइट ड्यूटी करने वाले स्टाफ को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भी जो महिला स्टाफ नाइट ड्यूटी पर आना जाना कर रही है वो बेहद
ज्यादा डरी हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस सन्नाटे और अंधेरे वाले मार्ग पर एक और बाबा काली कमली का बगीचा है, जिसमें कई बार गुलदार की आहट सुनाई दी है। इसके अलावा अंधेरे में कई बार चैन स्नैचिंग और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं भी हो चुकी है। 7,35,000 रुपए की लागत से ये सिंगल आर्म्स लाइट भी लगाई गई है, जो केवल शोपीस बनकर खड़ी है। निवर्तमान पार्षद जयेश राणा भी नगर निगम के कार्यशैली से नाराज हैं। नगर निगम द्वारा जो लाइटें लगाई गई थी, वो लाइटें जो है पिछले 6 महीने से बंद पड़ी हुई हैं। नगर निगम द्वारा जो है स्ट्रीट पोल लगवाए गए थे 7,35,000 की लागत से। उस 7,35,000 की लागत के जो पोल लगे वो भी अब तक बंद पड़े हुए हैं। नगर निगम को हमने कई बार इसकी शिकायत कर दी है। शिकायत करने के बाद भी जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब नगर निगम हमारी ही नहीं सुन रहा है तो आम जनता की क्या सुनेगा, ये सोच के हम परेशान हैं। अब हमारे पास यही पड़ा हुआ मौका है कि हम नगर निगम पे जाकर के जनता के साथ धरना प्रदर्शन करें और वहीं उनको अपने द्वारा बताएं कि क्या गलती उनके द्वारा चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिर क्या वजह है कि शासन और प्रशासन योजनाओं को लागू करता है, व्यवस्थाएं देता है, लेकिन उनको सुचारू रूप से चला नहीं पाता? ऐसे कुछ अभी सामने आ रहा है जहां पर अंधेरे में शिवाजी नगर की मेन रोड डूबी पड़ी है। कहने को यहां पर स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई है, लेकिन वो सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गई। देखिए, बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पर 1 साल से जो है प्रशासक बैठे हुए हैं नगर निगम में। इससे पहले जब यहाँ पर बोर्ड था तो उस समय पर यहाँ पर जो है स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। 7.5 लाख रुपए की से सिंगल आर्म स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, जो कि इस समय पर शोपीस बनी हुई है। और इससे पहले भी जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है वो कई सालों से बंद है। इन लाइटों को जलाने के लिए समय समय पर जनता जो है नगर निगम से मांग करती रही है, लेकिन उनकी मांग कभी भी पूरी नहीं हुई। वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि दिन छोटे हो गए हैं और एम्स वहां पर पास में पड़ता है और उसके पास में काली कमली का बगीचा है, जहां पे गुलदार की आहट बनी रहती है। और रात के समय पर एम्स में ड्यूटी करने वाली जो महिलाएं हैं, जो नर्स हैं या अन्य स्टाफ है, वो आना जाने में इस समय पर डर रही है। पहले भी यहाँ पे कई प्रकार जो है चेन स्नैचिंग और महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना सामने आ चुकी है। जानकारी होने के बावजूद जो है नगर निगम इस दिशा में जो है किसी भी प्रकार का सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। निवर्तमान पार्षद जयेश राणा का खुद का कहना है कि वो कई बार स्ट्रीट लाइटों को जलाने के लिए जो है नगर निगम को जो है अपील कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजबूरी में अब ऐसा लग रहा है कि नगर निगम में जो है उनको धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस समय पे बता दें कि शाम के समय पे सैकड़ों लोग जो है इस रोड से आवागमन करते हैं, लेकिन लाइटें नहीं जल रही। लाखों रुपए की लाइटें लगा करके केवल उनको शोपीस बना दिया गया है, लेकिन वो कब जलेंगी इसका जवाब देने वाला नगर निगम में कोई नहीं है। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा कभी ना कभी जो है यहाँ लोगों को भुगतना पड़ सकता है, चाहे वो जंगली जानवर मेन रोड पर आ जाए उसकी वजह से हो, या उनके साथ कोई लूटपाट हो जाए, कोई घटना हो जाए। ये सबसे बड़ी चीजें यहाँ पे इस समय पे लोगों के लिए डर का विषय बनी हुई है। लोग इस समय डरे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अब लोगों का कहना यह है कि इस मामले में कैबिनेट मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि इस समय पर बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं होने की वजह से जो है प्रशासक जो है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। अब देखना यह है कि कब धरना प्रदर्शन होगा और कब नगर निगम जागेगा और यहाँ की स्ट्रीट लाइटें जो है चालू होकर के जो मेन रोड है वो यहाँ पे रोशन होगी। संदीप, दीपक, इसके पीछे सीधे तौर पर भी तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन की मिली भगत है उससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दिखा तो दिया जाता है कि स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई, लेकिन वो काम नहीं करती, लोगों को फिर भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तो स्ट्रीट लाइट ना ही लगे तो ज्यादा बेटर है, ताकि टेंडर ही पास ना हो। सवाल बहुत अच्छा किया है संदीप। आपको बता दें कि ये जो शिवाजी नगर का एरिया है ये पिछले 5 साल पहले ही जो है नगर निगम में शामिल हुआ। उससे पहले ये ऋषिकेश ग्राम सभा का हिस्सा हुआ करता था और लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अब नगर निगम में आने के बाद उनको जो है मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ना तो पथ प्रकाश की पूरी व्यवस्था मिल रही है, ना सीवर की व्यवस्था है, और अन्य जो सड़कों की व्यवस्था भी जो है वो बहुत यहाँ पे बदहाल है। तो लोग अपने आप को नगर निगम में आने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगा के लाखों रुपए खर्च किए गए और उनका उद्घाटन किया गया, लेकिन यहाँ पे लाइट जलने के बाद इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन लाइटों को लगा करके जो है बंदरबाट की गई है कमीशनखोरी की, और जो है लोगों को जो है यहाँ पे ठगा महसूस कर रहे हैं। लोगों का भी यही कहना है कि अब जब तक इसके अंदर धरना प्रदर्शन नहीं होगा तब तक नहीं लगता कि नगर निगम प्रशासन जो है इसमें जागेगा। कभी ना कभी किसी न किसी बहाने से जो है यहाँ की जो इतनी भी मांगे हैं उनको जो है टाला जा रहा है। तो अब देखना यही रहेगा कि कब जनता जागरूक होती है, कब धरना प्रदर्शन होता है और कब यहाँ की सड़कें रोशन होती हैं, क्योंकि जब तक यहाँ लाइटें नहीं लगेंगी, सड़कें रोशन नहीं होंगी, तब तक यहाँ पे हर प्रकार का खतरा मंडराता रहेगा, चाहे वो लूट का हो, चाहे चेन स्नैचिंग का
हो, चाहे वो जानवरों का हो। तो लोगों के अंदर इस समय बहुत बड़ा डर बना हुआ है और ये डर जो है लोगों के जो है इस समय खुद तो डरा ही रहा है, लेकिन जो एम्स में जो नर्स हैं या अन्य डॉक्टर्स जो रात को स्टाफ में नौकरी पर काम करने के लिए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा इस समय डर है, क्योंकि रात को 10 बजे वो जो है उनकी ड्यूटी शिफ्ट होती बदलती है और वर्तमान में जो है अब धीरे धीरे दिन छोटे हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए नगर निगम को इस ओर बेहद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।